हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 12th के चैप्टर 1 के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर से रिलेटेड हैं। पहला प्रश्न है, विभिन्न समूहों के हितों के आपसी टकराव से निपटने का तरीका निम्न में से क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक राजनीति। विभिन्न समूहों के हितों के आपसी टकराव से निपटने का तरीका लोकतांत्रिक राजनीति है। सत्ता और प्रतिस्पर्धा राजनीति की दो सबसे ज़्यादा जाहिर चीज़ें हैं, लेकिन राजनीतिक गतिविधि का उद्देश्य जनहित का फैसला करना और उस पर अमल करना होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? पहला है, भारत के चुनाव आयोग का गठन 1951 की जनवरी में हुआ था। दूसरा है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सत्य है। संविधान ने नियम तय कर दिए थे और अब इन्हीं नियमों पर अमल करने की ज़रूरत थी। शुरू में ख्याल था कि यह काम महज चंद महीनों का है। भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 के जनवरी में हुआ। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। अगला प्रश्न है, हमारा संविधान निम्न में से कब अंगीकृत किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए। यह संविधान 26 जनवरी 1950 से अमल में आया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक पूरे भारत में ईवीएम का इस्तेमाल चालू हो गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2004 तक। सन 1990 के दशक के अंत में चुनाव आयोग ने ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया। 2004 तक पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल चालू हो गया। अगला प्रश्न है, डैश नाम की पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज नुमाइंदे का दावा था कि आने वाला वक्त और अब से कहीं ज़्यादा जानकार दौर बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की यह बेहूदी नौटंकी देखेगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री निम्नलिखित में से कौन बने थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका मूल नाम अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद था। ये इस्लाम के विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के नेता थे। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक, विभाजन के विरोधी, संविधान सभा के सदस्य और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारत के किस वर्ष का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1952 में। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अब यह दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी अथवा अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते। यह बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लोकसभा के पहले चुनाव में कुल 489 सीटों में 364 सीटें जीती थी। दूसरा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लोकसभा के पहले चुनाव में तीसरे नंबर पर रही, जिसे कुल 26 सीट हासिल हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की और पूरे देश का दौरा किया। जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम जीत से बहुतों को आश्चर्य हुआ। इस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में कुल 489 सीटों में 364 सीटें जीती और इस तरह वह किसी भी प्रतिद्वंदी से चुनावी दौड़ में बहुत आगे निकल आई। जहां तक सीटों पर जीत हासिल करने का सवाल है, पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही, उसे कुल 16 सीटें हासिल हुईं। अगला प्रश्न है, देश के पहले आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बने थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न है, 1957 में केरल में डैश की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी। ऐसे एकाध मामलों को अपवाद मान ले तो कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों पर कांग्रेस पार्टी का पूरा नियंत्रण था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित में से किसे बनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर ये गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थी। कपूरथला के राज परिवार में जन्म हुआ था। विरासत में माता से ईसाई धर्म मिला। संविधान सभा की सदस्य थी। स्वतंत्र भारत के पहली मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री 1957 तक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहीं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1959 में। केरल में सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में इस वायदे के साथ आई थी कि वह कुछ क्रांतिकारी और प्रगतिशील नीतिगत पहल करेगी। कम्युनिस्टों का कहना था कि इस संघर्ष की अगुवाई निहित स्वार्थ और धार्मिक संगठन कर रहे हैं। 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। यह फैसला बड़ा विवादास्पद साबित हुआ। संविधान प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग के पहले उदाहरण के रूप में इस फैसले का बार बार उपयोग किया गया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? पहला है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। दूसरा है, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और एस.एम. जोशी समाजवादी दलों के नेताओं में प्रमुख थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन असत्य है।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया। ये नेता कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तनकामी और समतावादी बनाना चाहते थे। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया। यह बदलाव इसलिए किया गया था ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता न धारण कर सके। इस वजह से कांग्रेस के समाजवादियों को मजबूरन 1948 में अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। सोशलिस्ट पार्टी चुनावों में कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। इससे पार्टी के समर्थकों को बड़ी निराशा हुई। हालांकि सोशलिस्ट पार्टी की मौजूदगी हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में थी, लेकिन पार्टी को चुनावों में छुटपुट सफलता ही मिली। सोशलिस्ट पार्टी के कई टुकड़े हुए और कुछ मामलों में बहुधा मेल भी हुआ। इस प्रक्रिया में कई समाजवादी दल बने। इन दलों में सान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट ट्री का नाम लिया जा सकता है। जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और एस.एम. जोशी समाजवादी दलों के नेताओं में प्रमुख थे। मौजूदा हिंदुस्तान के कई दलों जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय और जनता दल पर सोशलिस्ट पार्टी की छाप देखी जा सकती है। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर जाति विरोधी आंदोलन के नेता और दलितों को न्याय दिलाने के संघर्ष के अगुआ थे। विद्वान और बुद्धिजीवी थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे। बाद में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल में सदस्य, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आज़ादी के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री थे। हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए 1951 में इस्तीफा दे दिया। 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संचार मंत्री निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रफ़ी अहमद किदवई। रफ़ी अहमद किदवई उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के नेता थे। प्रांतीय सरकार में मंत्री थे। 1946 में दोबारा मंत्री बने। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का गठन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1885 में। कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। उस वक्त यह नवशिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का एक हित समूह भर थी, लेकिन 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया। इस वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप लिया और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हुआ। शुरू में कांग्रेस में अंग्रेजीदा, अगड़ी जाति, उछले मध्य वर्ग और शहरी अभिजन का बोलबाला था, लेकिन कांग्रेस ने जब भी सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन चलाए, उसका सामाजिक आधार बढ़ा। अगला प्रश्न है, चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक अंतर आने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी डैश में एक बड़ी टूट का शिकार हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1964। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में ए.के. गोपालन, एस.ए. डांगे, ई.एम.एस. नंबूदरीपाद, पी.सी. जोशी, अजय घोष और पी. सुंदरैया के नाम लिए जाते हैं। चीन और सोवियत संघ के बीच विचारात्मक अंतर आने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में एक बड़ी टूट का शिकार हुई। सोवियत संघ की विचारधारा को ठीक मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, जबकि इसके विरोध में राय रखने वालों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या सीपीआई नाम से अलग दल बनाया। ये दोनों दल आज तक कायम हैं।
के गोपालन। ये केरल के कम्युनिस्ट नेता थे। राजनीतिक जीवन का आरंभ कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में किया। 1939 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए और पार्टी की मजबूती के लिए कार्य किया। सांसद के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त की। 1952 में सांसद बने। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ का गठन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1951 में। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। इस दल की जड़ें आज़ादी के पहले के समय से सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। दीनदयाल उपाध्याय 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे और भारतीय जनसंघ के पहले महासचिव फिर अध्यक्ष बने। समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता थे। अगला प्रश्न है, जनसंघ के नेता से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक। 1957 के आम चुनावों में इसने लोकसभा की 4 सीटें जीती। शुरुआती सालों में इस पार्टी को हिंदी भाषी राज्यों मसलन राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में समर्थन मिला। जनसंघ के नेताओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक के नाम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इसी जनसंघ में हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कांग्रेस की भूमिका क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शासक दल और विपक्ष दोनों के रूप में कार्य करना। चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी। इस कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये हिंदू महासभा के नेता थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। स्वतंत्रता के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री बने। पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर अपने मतभेदों के चलते 1950 में इस्तीफा दे दिया। संविधान सभा के सदस्य थे, लोकसभा सदस्य थे, कश्मीर को स्वायत्तता देने के खिलाफ थे और कश्मीर नीति पर जनसंघ के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए थे और हिरासत में ही इनकी मौत हो गई। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 3 नियोजित विकास की राजनीति से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।